देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का नाम है। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में थीम क्या है हमारा, क्या पढ़ना है? देखो, सीधा सा हमें मॉलिक्यूलर मोशन एंड इट्स इफेक्ट, यही पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मॉलिक्यूलर मोशन का इफेक्ट पढ़ना होता है। और तुम जानते हो इफेक्ट का मतलब क्या है। मॉलिक्यूलर मोशन के इफेक्ट का मतलब क्या है? भाई पूरी फिजिक्स में हम एक चीज़ तो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम लोग पूरी फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर मोशन का इफेक्ट में क्या पढ़ना है? फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, सही। यानी ये इफेक्ट है क्या? फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, बस ये है, सही। यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम मॉलिक्यूलर मोशन को, तुम समझ रहे हो किस लेवल पे पढ़ना है? हमें स्कूल लेवल पे पढ़ना है। एक एक चीज़ याद कर लेनी है, बस अभी तुरंत याद। तो हम पढ़ने का जा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल चलता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल चल रहा है, इन सब का इफेक्ट क्या है? इनका इफेक्ट वॉल पे क्या है? इनका इफेक्ट वॉल के मूवमेंट पे क्या है? ये वॉल पे कितना फोर्स लगा रहे हैं? ये टेम्परेचर क्या है? ये वर्क क्या है? ये एनर्जी क्या होती है? ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये एक्सटर्नल एनर्जी क्या होती है? प्रेशर क्या होता है? यही सब तो पढ़ना ना, है ना? तो ये पढ़ना। तो इसको अगर हम चैप्टर को कैटेगराइज करें तो कुछ बेसिक्स पे कर लेते हैं। बेसिक्स, एक बेसिक्स पे कुछ, यानी बेसिक मतलब सिस्टम क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब, है ना। दूसरा, लॉज के बेसिस पे, यानी थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉज, ठीक है। हमारे कोर्स में जो है 3 लॉ है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फिजिक्स में ये है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है। इसके बाद केमिस्ट्री में कुछ एडिशनल रिएक्शन के बेसिस पे आ जाता है, कुछ टर्म्स एक्सटेंडेड हो जाते हैं, एंथैल्पी और उससे जुड़ा हुआ। लेकिन ये बेसिक अगर एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा तो उसके आगे के टर्म भी फील आने लगेंगे, समझ में आने लगेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ा दूँ, ठीक। अब बेसिक में तुम समझो, टेम्परेचर एक्चुअली क्या है पता है बच्चों? टेम्परेचर है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल कितना ज़ोर से वाइब्रेट कर रहा है, एक तरह से उसका मेज़र है टेम्परेचर। काम ख़त्म करो। आगे से आज के बाद टेम्परेचर कहीं पे अगर दिखे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिख रहा है, ये दिमाग में रखो। तो टेम्परेचर एक्चुअली कौन है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, सही। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, क्या दिख रहा है तुम्हें? जोर से मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, रेड हॉट है। वहाँ वाइब्रेट करके मॉलिक्यूल एकदम गुस्से में आ गए तो रेड हॉट हो गया। सुनाई दिया? कोई चीज़ कोल्ड है, ठंडा है, इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बहुत कम है। तुम्हारे मॉलिक्यूल, तुमने देखा एक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिख रहा है, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिख रहा है, और तुमने आइस को देखा, उसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन दिख रहा है। अरे बोलो। तो सही, तो तुम्हारे मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन दिख रहे हैं। तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल क्या दिख रहे हैं? ध्यान से, तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल क्या दिख रहे हैं? गुस्से में है कि गुस्से में है ना? तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल गुस्से में है ना, वाइब्रेट कर रहे हैं ना जोर से। आइस के मॉलिक्यूल क्या देख रहे हो? आराम से हैं, थोड़े शांत हैं। पक्का? तुमने दोनों को टच करा दिया, जरा देखो तो क्या होगा। तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं और आइस के मॉलिक्यूल शांत हैं। ये मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो कुछ होगा, क्या होगा? वो दोनों एक टेम्परेचर पे आएंगे। इसका मतलब कि तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे, और उसके भी कुछ मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ के हिसाब से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। तो उसके कुछ मॉलिक्यूल तुम्हारे वो चाहेंगे कि धीरे हो जाए,
तेज हो जाए तुम्हारे मॉलिक्यूल के हिसाब से, तुम्हारे हाथ के मॉलिक्यूल चाहेंगे कि मतलब उसकी तरफ से धीरे हो जाए, तुम्हारे मॉलिक्यूल तेज भाग रहे हैं तो धीरे हो जाए, है ना। ये दोनों के कारण एक कुछ कॉमन टेम्परेचर महसूस होगा तुम्हें। तो ये जो तुम टेम्परेचर महसूस करते हो या हीट महसूस करते हो, ये डिफरेंस है, यही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का डिफरेंस। सही है। तो ठंडा कब महसूस होगा? जब तुम्हारे मॉलिक्यूल ज़्यादा और उसके मॉलिक्यूल धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। गर्म कब महसूस होगा? जब उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा और मेरे मॉलिक्यूल धीरे महसूस कर रहे हैं। दर्द कब होगा हाथ में? दोनों ही कंडीशन में नहीं। दर्द कब होगा? अगर उसके मॉलिक्यूल बहुत तेज चल रहे हैं और मेरे मॉलिक्यूल धीरे चल रहे हैं, तो जैसे तुम कनेक्ट करोगे तुम्हारे मॉलिक्यूल उसके साथ वाइब्रेट जोर से करने लगेंगे, तुम्हारे हाथ को छोड़ देंगे, साथ उसके साथ चिपक के चले जाएंगे, तो भी दर्द होगा। और वो बहुत ठंडा है तो भी दर्द होगा, क्योंकि बहुत ठंडा है तो तुम्हारे मॉलिक्यूल उससे टच करते ही क्या हो जाएगा, उसके हिसाब से शांत हो जाएंगे और तुमसे अलग हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारे मॉलिक्यूल तो तेज भाग रहे हैं, तो एक लेयर अलग हो जाएगी, उसके साथ चली जाएगी। तो गर्मी में भी एक लेयर अलग हो जाएगी, बहुत गर्म है तो जैसे तवे पे हाथ रख दिया, और बहुत ठंडा है, आइस है, बहुत ठंडा है, -40 -50 डिग्री, उस पर भी रख दोगे तो वैसे ही अलग हो जाएगा एक लेयर। दोनों कंडीशन में सेम चीज़ होगा। यानी एक्चुअली हम जो हीट महसूस करते हैं वो क्या महसूस करते हैं? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का डिफरेंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का डिफरेंस। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो जब तुम हैंड पंप का पानी ठंडियों में छूते हो तो गर्म दिखता है, और गर्मियों में छूते तो ठंडा दिखता है। क्यों? नहीं, हैंड का पंप का पानी कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है, 30-40 फीट से, है ना। 40 फीट से जो नीचे आ रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 फीट पे नहीं पहुंचा अभी तक, यानी अर्थ का जो टेम्परेचर वो तो फिक्स्ड है, तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन तुम्हारा हाथ ठंडियों में मॉलिक्यूलर तुम्हारा मोशन कम है, जबकि उसके मॉलिक्यूलर मोशन क्या है ठंडियों में? ज़्यादा है, तो तुम्हें वो गर्म दिखेगा। जबकि गर्मियों में तुम्हारा हाथ का मॉलिक्यूल क्या है? ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, और वो तो उसी पे है जो उस समय कर रहा था, लेकिन अब मुझे वो ठंडा दिखेगा। एक्चुअली हीट मतलब क्या है? रिलेटिव है ये। हीट को जो हम महसूस करते हैं वो क्या होता है, या टेम्परेचर को जो महसूस करते हैं वो रिलेटिव होता है। सही। जब हमारी हीट उसमें जाती है तो हमें ठंडा महसूस होता है, ठंडक, और जब उसकी हीट हमारे में आती है तो हमें गर्म महसूस होता है। बस इतना समझ में? ठंडा और गर्म का मीनिंग समझ में आ गया, हीट का मतलब समझ में आ गया, टेम्परेचर का मतलब समझ में आ गया। तो टेम्परेचर मेरे ख्याल से समझ में आ गया। क्या इसके बाद हीट समझ में आ गया? हीट क्लियर हो गया? क्या है हीट? एक तरह से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण एनर्जी फ्लो, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण एनर्जी फ्लो जो हो रही है वो हीट है, वो हम महसूस कर रहे हैं। दूसरा, ठीक है, बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हो गया, वो हीट हो गया। ओके। अब एक मॉलिक्यूल जोर से वाइब्रेट कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो अगर एक कंटेनर में उस मॉलिक्यूल को रख दोगे तो बार बार जाके दीवार से टकरा के जाएगा, फिर दूसरी दीवार से टकरा के आएगा, फिर जाके टकराएगा, फिर दूसरी दीवार से टकरा के आएगा, फिर टकराएगा। ऐसा होगा कि नहीं? जब ढेर सारे मॉलिक्यूल रख दोगे तो सब ऐसा करेंगे। तो जब ढेर सारे मॉलिक्यूल रख दोगे तो एक ही टाइम पे बहुत सारे मॉलिक्यूल बार बार टकराएंगे। सही ना? बार बार टकराएंगे और टकरा के मोमेंटम देंगे। किसको? वॉल को। और मोमेंटम किसी टाइम में देंगे, तो यही कहलाएगा फोर्स ऑन वॉल। क्या कहलाएगा? फोर्स ऑन वॉल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो ट्रांसफ़र हुआ पर सेकेंड, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र पर सेकेंड, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फोर्स। सुनाई दिया? हम लोगों ने पढ़ा है ना? मॉलिक्यूलर में ही आया। हाँ, MOLE। क्या? मॉलिक्यूलर के स्पेलिंग में ही आया। मॉलिक्यूलर, हाँ। MOLE। अच्छा, ठीक है, सब मेरे साथ रहते हैं। नहीं तो कोई बात बहुत ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण दीवार पे जो कोलिजन हो रहा है और उसका क्या, जो मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है पर सेकेंड सारे मॉलिक्यूल का, वो हमें फोर्स महसूस करा रहा है। क्या महसूस करा रहा है? और ये फोर्स
जब गिवन एरिया पे है, ये फोर्स किस पे है? गिवन एरिया। हाँ, जिस एरिया से पे ये फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, अगर उस एरिया से डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। तो क्या तुम समझ गया प्रेशर क्या होता है? तो टेम्परेचर समझ में आ गया, हीट समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट समझ में आ गया, प्रेशर समझ में आ गया, है ना? अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो जोर से वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल। जब जोर से वाइब्रेट करे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर ज़्यादा होता है। फील आ रहा है टॉपिक का, पॉइंट का? एक एक चीज़ दिमाग में रख लो। प्रेशर, अब आगे से तुम जब प्रेशर सुनो तो तुम्हारे दिमाग में मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखे। क्लियर? इसके बाद, इसके अलावा ओके, तो टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूलर मूवमेंट, प्रेशर मतलब मॉलिक्यूलर कोलिजन पर एरिया पर सेकेंड, यही ना? मॉलिक्यूलर कोलिजन यानी मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूल पर सेकेंड पर यूनिट ऑफ एरिया, यही ना प्रेशर? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ गैस का क्या मतलब है? वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल दोनों सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, दोनों डिफरेंट है। मॉलिक्यूल ऑफ गैस तो बहुत कम है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो हिट करता है, इसलिए एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मेरी बात समझ में आती है? यानी कोई दीवार तुम वापस पास लाओगे तो हिट करके मार के उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो जिस वॉल्यूम को वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा वो वॉल्यूम ऑफ गैस है, समझो। और मॉलिक्यूल तो नेग्लिजिबल साइज़ के हैं। मॉलिक्यूल कैसे साइज़ के हैं? हाँ, तो ये वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। मेरी बात समझो। वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर अगर बाहर है उतना ही प्रेशर अंदर है, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल या जितना भी प्रेशर है मतलब वॉल्व में, कैसे समझाऊँ, हिट करके, जैसे अगर दो दीवार रख दी और एक बॉल बार बार जाके मार के उसको आ रहा है, सही है? तो मार के आएगा तो ये पीछे भागने की कोशिश करेगा ना। तो मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम के बराबर थोड़ी जगह घेर रहा है, वो तो जो चल रहा है उतनी जगह घेर रहा है ना। तो वो चल रहा है उतनी जगह घेर रहा है, वो वॉल्यूम गैस का है। मॉलिक्यूल जो चल रहा है, तो वॉल्यूम में एक है, मॉलिक्यूल का एक एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, उससे ये चल रहा है। तो एक सेकंड में जो चल रहा है उतना जगह घेर रहा है ना, वो गैस का वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल के कारण करस्पॉन्डिंग। ऐसे बाकी मॉलिक्यूल भी दौड़ रहे हैं, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, वो सब मिला के गैस के वॉल्यूम बना रहे हैं। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया कि गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम और गैस का वॉल्यूम दोनों अलग है? गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, हम लोग आइडियल गैस में 0 वॉल्यूम मानते हैं। आइडियल गैस में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या मानते हैं? 0। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे इस कमरे में मान लो 50 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वो 50 लोग जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे, तो भी क्या 50 लोग ही बैठ सकते हैं इस कमरे में इजीली? नहीं। मेरी बात समझ में? यानी कोई हिल डुल नहीं रहा है तो 50 लोगों को बिठाया जा सकता है, लेकिन अगर हिल डुल रहा है तो क्या 50 लोगों को बिठाया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जीने के लिए जो स्पेस चाहिए वो ज़्यादा चाहिए उनके वॉल्यूम से। बस यही स्पेस जो चाहिए उनको मूव करने के लिए वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो क्या तुम समझ गए कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम ऑफ गैस दोनों एकदम डिफरेंट चीज़ है? इवन आइडियल कंडीशन में, रियल गैस मतलब आइडियल गैस में हम गैस के वॉल्यूम को क्या मानते हैं? 0, मतलब मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को 0 मानते हैं, सही ना? तो एक्चुअली तो क्या तुम वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल समझ गए? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल समझ में आ गया? क्लियर बच्चों? दोनों में अंतर समझ में आ गया? ओके। लेकिन डेंसिटी में कौन आएगा? डेंसिटी में वॉल्यूम कौन सा आएगा? डेंसिटी में कौन सा वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस ना, रुके थोड़ी हैं। जो मास है वो कितने वॉल्यूम में, तो कौन सा वॉल्यूम आएगा?
गैस का वॉल्यूम, लेकिन मास कौन सा आएगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। यानी इस कमरे में अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो 100 मॉलिक्यूल का मास अपॉन कमरे का वॉल्यूम, समझ गए? और मैं अगर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? तब तो एक तरह से डेंसिटी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल आ जाएगा। अरे भाई, मास ऑफ मॉलिक्यूल ओवर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। गैस का वॉल्यूम डेंसिटी थोड़ी आएगी। सोचो, कॉमन सेंस बन रहा है सब, कॉमन सेंस बात करते हुए। कॉमन सेंस मतलब कोई पढ़ना नहीं है, फील करना है, सही ना? कॉमन सेंस है, पढ़ने के लिए हमें जो चाहिए। अब मैं उसमें कंफ्यूज हूँ तो कोई क्वेश्चन उसमें बनेगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा ना कि वॉल्यूम ऑफ गैस लेना है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल लेना है, क्या लेना है। तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल ओवर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल 4/3 पाई आर क्यूब टाइप का एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ऐसे बात है ना, पाई आर क्यूब। जबकि वॉल्यूम ऑफ गैस एकदम अलग चीज़ है, वो तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर है। समझ गए? तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब समझ में आ गया सबको? मैंने कहा आइडियल गैस में वॉल्यूम क्या मानते हैं मॉलिक्यूल का? नेग्लिजिबल, 0 मानते हैं ना। तो फॉर आइडियल गैस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विल बी 0। ठीक। इसके अलावा और क्या? जैसा टेम्परेचर, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, डेंसिटी ऑफ गैस हो गई, मोल तुम्हें समझ में आता ही है। एक मोल क्या होता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट है ना ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना अमाउंट तुम जानते हो, ठीक है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर सब्सटेंस। क्लियर? मोल तुम्हें पता है, सही? बस ये बेसिक्स हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अगर बोले तो क्या? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैसे है? मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कैसे हो सकती है? मॉलिक्यूल तुम समझ रहे हो ना, देख रहे हो गोल सा बॉल पड़ा है चुपचाप, उसकी एनर्जी कैसे होगी? कहाँ से आएगी उसकी एनर्जी? अगर वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, अगर मान लो एक और मॉलिक्यूल के साथ उसकी दोस्ती है, तो अब ये दोनों मिलकर स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह काम करेंगे। किसी का काम करेंगे? स्प्रिंग मास सिस्टम करेंगे ना। यानी एक मास दूसरा मास, बीच में इंटरेक्शन, दैट इज फोर्स, दैट इज स्प्रिंग की तरह काम करेंगे। लेकिन आइडियल कंडीशन में हम आइडियल गैस के लिए मानते हैं कि दोनों इंटरेक्ट नहीं करते। आइडियल गैस के लिए क्या मानते हैं? यानी ये वाला एनर्जी तो नहीं होगी। किसमें? हम जो पढ़ते हैं केमिस्ट्री में आइडियल और रियल दोनों है, फिजिक्स में आइडियल है। तो आइडियल में क्या नहीं पढ़ते? ये वाला इंटरेक्शन एनर्जी नहीं पढ़ते। ओके, इसका मतलब ये एनर्जी तो नहीं होगी। तो फिर कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? फिर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी कहाँ से? सोचो, कौन सी एनर्जी होगी? सोचो। तुमने अभी भी वाइब्रेशन बोला है, यानी ट्रांसलेशनल एनर्जी। वैसे हीट वाइब्रेशनल से भी होती है। सोचो, वाइब्रेशन मतलब अपनी जगह छोड़े बगैर, वाइब्रेशन मतलब अपनी जगह छोड़े बगैर, ऐसे। और ट्रांसलेशन मतलब जगह छोड़ के। तो ये आइडियल गैस में वाइब्रेशन की बात हम नहीं कर रहे। क्यों? इंटरेक्शन होता ही नहीं है दो मॉलिक्यूल का, तो वाइब्रेट क्यों करेंगे? हम आइडियल गैस में क्या मान के करते हैं कि कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तो आइडियल गैस में अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होता तो फिर एनर्जी वाइब्रेशन तो होगी नहीं। फिर कौन सी होगी? ट्रांसलेशन। और रोटेशन, मॉलिक्यूल रोटेट भी करता है, वो भी एनर्जी लेते हैं, याद रहेगा। इसका मतलब जैसे ही मैं आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ, जैसे ही मैं आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात करता हूँ, कौन सी एनर्जी दिमाग में आती है? ट्रांसलेशन एंड मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशन एंड, समझ गए? तो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज क्या? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशन का और ट्रांसलेशन का। सही?
रोटेशन भी एक जगह से जोर से घूम रहा है कोई चीज़, तो एनर्जी है ना उसके पास। ये दो समझ गए। एक्सटर्नल एनर्जी क्या है बच्चों? एक्सटर्नल एनर्जी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल एनर्जी सोचो तो। पता है एक्सटर्नल एनर्जी क्या है? वो वॉल से जो टकराया है। एक मिनट, व्हाट इज एक्सटर्नल एनर्जी बताओ। एक्सटर्नल मतलब क्या बच्चों? बाहर से जो देखने में दिखे, बाहर से देखने में। तो एक ट्रक चल रहा है, तुम्हें कौन सी एनर्जी दिख रही है? हाफ एम वी स्क्वायर। ट्रक के अंदर बैठ गए, अब कौन सी दिख रही है? मॉलिक्यूल जो मार रहे हैं तुमको, हिट कर रहे हैं, दिख रही है ना। तो इंटरनल मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी, एक्सटर्नल मतलब एज ए होल। एज ए होल, हाँ। वो आपस में तुम कितना खटपट है वो ठीक है, जैसे इंडिया में कितना खटपट है ठीक है, लेकिन महाशक्ति है। चाइना में कितना खटपट है नहीं पता, लेकिन ओवरऑल बाहर से देखने पे क्या है, वो बड़ा देश है ना। तो वो एक्सटर्नल एनर्जी है। इंटरनल मतलब आपस में जो ये खटपट है वो छोड़ते हैं। सुनाई दिया एक्सटर्नल मतलब? एक्सटर्नल मतलब जब एज ए होल पूरा देख लेते हैं, इंडिया एज ए होल देखते हैं तो एक्सटर्नल है। और स्टेट देखते हैं आपस में, वो इंटरनल। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक्सटर्नल मतलब एज ए होल, एक बॉडी। क्लियर? अब इसको ठीक से समझने की कोशिश करो। एक्सटर्नल समझ गए? अब देखना, यानी एनर्जी एज ए होल, एनर्जी ऑफ गैस एज ए होल। होल मतलब जब सेंटर मास को उठा के रख देंगे तब। समझा पाया हूँ? वर्क क्या होता है कोई बताएगा? वर्क क्या होता है? फील करना ज़बरदस्त अच्छा कॉन्सेप्ट है। मान लो ये दीवार को मैं एकदम फ्रिक्शनलेस बना दूँ, चारों तरफ से डिस्कनेक्ट कर दूँ और फ्रिक्शनलेस बना दूँ, और अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस के मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे, एक हिट करेगा हट जाएगा, दूसरा हिट करेगा हिट जाएगा, चलता रहेगा ये प्रोसेस। ये सब मिल के एक नेट फोर्स लगाएंगे ना दीवार पे, ये सब मिल के एक नेट फोर्स लगाएंगे। बोलो बच्चों, ये दीवार को उधर धक्का देगा, ये दीवार को उधर पक्का देगा कि नहीं? और क्योंकि मूवेबल है तो दीवार बाहर तक मूव करेगी। अरे बोलो बच्चों, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सी क्या चीज होगा? यानी इस फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेस हुआ ये क्या होगा? वर्क। सुना दिया? वर्क होता है किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा के डिस्प्लेस कितना करोगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तुम लोगों को पढ़ा है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। सुनाई दिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। तो फोर्स लगा के जो डिस्प्लेस हुआ, सही है। बाद में हम लोग और थोड़ा क्रिटिकल आ जाएंगे कि जो मेरे फोर्स लगाया मॉलिक्यूल उसके कारण वर्क नहीं होता, जो अपोज कर रहा है बाहर से उसके कारण। मान लो मैंने मुक्का मारा और मॉलिक्यूल्स को लगा, तो मैंने वर्क किया क्या? मैंने मॉलिक्यूल किस पे वर्क किया? मॉलिक्यूल्स पे वर्क किया। तो मॉलिक्यूल देखो, मैंने मारा और उसने अपोज तगड़ा किया तो मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ा। मैंने मारा और भाग गया तो मैंने वर्क कम किया। इसका मतलब मैंने कितने से मारा फोर्स से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपोज कितने से कर रहा है, दैट इज वर्क। सुनाई दिया? गुब्बारा है, गुब्बारा हम उसको खेल रहे हैं, एकदम कम वर्क कर रहे हैं। क्यों? थोड़ा सा मारने पे फट से वो तो उछल जा रहा है, मेरा वर्क बहुत कम है। अब भारी कोई मास ले लो और उसके साथ ऐसे टक टक करो, अब क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? यानी वर्क तुम्हारा फोर्स डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है? किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी बातें दिमाग में रहेगी। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ना तो एकदम ये रट डालना पूरा। ये वीडियो जितना पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बेस क्लियर है तो सब क्लियर है, हमें दिखेगा ना तब सही। यही सब तो गलतियाँ होती हैं हमसे, तो हम समझ नहीं पाते। मान लो कोई कहे कि अंदर का प्रेशर 100 एटमॉस्फेरिक है और बाहर का प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है, तो वर्क डन किसके कारण होगा? 100 के कारण कि 2 के कारण? 2 के कारण। यस, क्योंकि 100 से क्या लेना देना, 2 के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो वर्क 2 के कारण होगा। याद रहेगा? यानी किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने जो समझाया वो ये कि वर्क इस फोर्स के कारण होगा, वो समझाने के लिए मैंने बताया था। लेकिन ये दिमाग में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे गलत करते हैं। सही? तो बस ये तो मैंने क्वेश्चन बता दिया ना कि 100 एटमॉस्फेयर के अंदर और बाहर 2 है तो वर्क किसके कारण होगा। तुम समझ गए कि किसका है तो आंसर बता दोगे। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाएगा कि एक पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अंदर जो गैस है उसका 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 100 एटीएम प्रेशर है, ठीक। और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 एटीएम है, बाहर का प्रेशर 2 एटीएम है। तो वर्क डन बताओ। तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि बाहर का क्यों दिया है, तुम तो 100 इंटू कर दोगे, काम खत्म।
नहीं, हमेशा वर्क अपोजिशन पे लगता है, याद रहेगा। Yes. अपोज कौन करता है, उस पे लगता है। तो वर्क क्या होता है, क्लियर। वर्क क्या होता है, देखो वर्क अगर हम देखें तो वर्क होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों। मान लो जिस चीज़ को डिस्प्लेस करो, जैसे वॉल को, उसका एरिया ए है, तो ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर दो। ये कौन है बच्चों, और ये कौन है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो ये वर्क है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। क्लोज सिस्टम के लिए यही वर्क होता है, हमारे कोर्स में क्लोज सिस्टम होता है, कभी कभी ओपन होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझ में आ गया। मैं तुम समझ रहे हो ना, एकदम पढ़ा नहीं रहा हूँ, थोड़े पहले टर्म बता रहा हूँ, जिसे टर्म दिमाग में रहे, टर्म्स। तो वर्क क्या होता है, क्लियर। हीट क्या होता है पता है, हीट मैंने ऊपर बताया था, फिर से एक बार, हीट। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल है इस दीवार को बार बार हिट करके जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, बार बार हिट करके जा रहा है, और उसके कारण ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो हमने वर्क कर दिया, सही। अच्छा, लेकिन हीट क्या है पता है, वर्क और हीट दोनों एनर्जी के फॉर्म है, वर्क और हीट दोनों एनर्जी के ही फॉर्म है, तो वर्क एंड हीट आर टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वर्क कौन सा है, जो डिस्प्लेसमेंट कराता है या डिस्प्लेसमेंट के कारण है, और हीट कौन सा है, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। जैसे तुम देखोगे यहाँ के मॉलिक्यूल जोर से वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी दूसरे वाले लेयर को दे देंगे, वो अपनी एनर्जी तीसरे वाले लेयर को दे देंगे, तो ये वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी दूसरे वाले को दिया, उसने अपने वाइब्रेट करके तीसरे वाले को दिया, दिया ना, और उसने अपने बगल वाले को दिया, दिया, और दिया तो क्या हुआ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मतलब वाइब्रेशन हुआ ना, वाइब्रेशन हुआ। तो इधर से हीट जो हमने दिया, उसने इस मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराया, और उसने अगल बगल वाले को, उसने बगल वाले को वाइब्रेट करा, और बगल वाला वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी इधर, कोई अगर गैस है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया ना। ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, कौन है ये एनर्जी का ट्रांसफ़र कौन है, हीट है। और एज ए होल पूरी बॉडी चलेगी तो कौन है, तो क्या डिफरेंस है हीट एंड वर्क में, सोचो, अगर लिखने को आए तो लिख दोगे। वर्क पहले तो एनर्जी का टाइप है ये भी, तो वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी जो किससे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्री या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और वर्क हीट क्या होता है, ये भी अगेन एनर्जी का टाइप है, जो ट्रांजिट में होता है। कौन सा होता है, यानी एक जैसे दूसरे का ट्रांसफर होता है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ प्लेटफॉर्म या बॉडी या पिस्टन, कुछ भी बिना ट्रांसफर के। जैसे वॉल के क्रॉस, वॉल ट्रांसफर हो रही है क्या, नहीं, वॉल ट्रांसफर होगी तो वर्क, वॉल के क्रॉस ट्रांसफर होगा तो हीट। सुनाई दिया, वॉल ट्रांसफर होगा तो वर्क, वॉल ट्रांसफर होगा तो वर्क, और वॉल के क्रॉस हीट। सुनाई दिया, तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क समझ में आ गया, पक्का समझ लेना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें। हीट में डिस्प्लेसमेंट होगा हर बार। अगर मान लो मैं ये कमरे के चारों दीवार फिक्स कर दूँ, 6 दीवार, और उसमें मॉलिक्यूल डाल दूँ, तो केवल और केवल कौन सा हीट एनर्जी इंटरेक्ट होगी, इधर उधर जाएगी, हीट। इस कमरे के चारों 6 दीवार को फिक्स कर दो और अंदर हॉट गैस भर दो, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होगा यहाँ से, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो किस फॉर्म में होगी, केवल हीट के फॉर्म में। क्यों, वॉल तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक वॉल को अगर फ्री कर दूँ तो वर्क में भी जा रहा है। सुनाई दिया, अरे बोलो बच्चों। तो फिक्स्ड वॉल्यूम में वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम फिक्स है तो डिस्प्लेस ही नहीं होगा, वर्क डन क्या होगा, यानी एनर्जी का इंटरेक्शन केवल किसके कारण होगा, हीट के कारण। जबकि मूवेबल पिस्टन है तो उसमें वर्क भी होगा और हीट भी होगा, क्योंकि मूवेबल पिस्टन है तो। अच्छा, मैंने कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाया, ऐसे मेटल बनाया जो वाइब्रेट नहीं करते, तो नहीं, क्या नहीं करते, यानी एनर्जी लेके और बाहर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऐसे वॉल्स को एडियाबेटिक वॉल्व कहते हैं, एडियाबेटिक वॉल्व। एडियाबेटिक वॉल्व किसको कहते हैं, जिनके क्रॉस हीट ट्रांसफ़र ना हो, यानी मॉलिक्यूल वाइब्रेट ही ना करें, या वाइब्रेट करें तो बगल वाले को मत दे, चुपचाप खड़े होके नहीं जाना है, नहीं जाने दूंगा वाला टाइप। समझ गए एडियाबेटिक।
एडियाबेटिक वॉल। और जो भयंकर वाइब्रेट करके फट से अपने बगल वाले को ट्रांसफर करे, मिल लिया नहीं कि फट से चल ले जा, मैं नहीं टेंशन लेने वाला, समझ गए? वो कौन है? डायथर्मिक वॉल। कौन? हाँ, तो अगर हीट नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है एक्रॉस, यानी हीट ट्रांसफ़र जीरो है, तो ये एडियाबेटिक वॉल है। कौन सा वॉल है? एडियाबेटिक। लेकिन अगर ये हीट ट्रांसफ़र पूरा है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो रहा है 100%, मतलब मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है, तो ये कैसा है? डाईथर्मिक वॉल। डाईथर्मिक वॉल सुनाई दिया? तो डायथर्मिक वॉल कौन है? जो फट से हीट को ट्रांसफर कर दे, वाइब्रेट करके दूसरे को दे दे, दूसरा तीसरे को दे दे, काम खत्म। सही है? और एडियाबेटिक वॉल कौन करता है? क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, ये सिस्टम कौन होता है पता है? सिस्टम मतलब हम किसको पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, इस कमरे में गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना, तो इस कमरे में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं? इन मॉलिक्यूल्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, तो ये कौन हो गए? सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम बताओ? हम लोगों ने पढ़ा था, पूरे को देखो पार्ट को देखो, याद है? पूरे को देखो पार्ट को देखो। तो पूरे को देखो यानी सिस्टम पूरा है, पार्ट को देखो यानी सिस्टम पार्ट है। तो सिस्टम मतलब क्या? जिसको हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो वो सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कौन? जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई। अगर जिस सिस्टम को तुम देख रहे हो उसमें मास एंड हीट कैन ट्रांसफर, मास एंड हीट कैन ट्रांसफर, देन इट विल बी ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। कौन है ओपन सिस्टम? जिसके क्रॉस मास और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी एक पाइप में पानी बह रहा है, उससे हीट के इंटरेक्शन, मास का इंटरेक्शन सब हो रहा है, सब देख रहे हो। पाइप में पानी बह रहा है तो पाइप में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम देख रहे हो ना, जिसके क्रॉस पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, हीट भी दे रहा है, सब हो रहा है। कौन सा सिस्टम है ये? ओपन सिस्टम। क्लियर? जिसमें मास इंटरेक्शन ना हो, मास कैन नॉट ट्रांसफर बट हीट कैन, इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। क्या कहते हैं? कौन क्लोज सिस्टम है? जिसमें मास इंटरेक्ट नहीं। अब एक कंटेनर में तुमने पानी ले लिया, उसको गर्म किया, हीट तो बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है, लेकिन मास नहीं जा। सुनाई दिया? यानी कुकर एक तरह से जब तक सीटी ना लगे क्लोज सिस्टम, जब सीटी लग जाए तो ओपन सिस्टम। सुनाई दिया? तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड कौन होगा? तुम बताओ। नाइदर मास, हाँ, नाइदर मास नॉर हीट कैन ट्रांसफर। न तो मास ट्रांसफर हो न हीट ट्रांसफर हो। क्या कहते हैं इसको? आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया बेसिक्स? तो ये हो गए सिस्टम के बेसिक्स। सही? अच्छा, अब सिस्टम के बेसिक्स, यानी एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब ये है सिस्टम, कोई भी सिस्टम ओपन क्लोज कोई भी हो, और ये है वो जिसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। मान लो गैसेस है। ये गैसेस के बारे में बताने के लिए क्या होना चाहिए? गैसेस के बारे में बताना है कि भैया गैस कौन है, तो क्या बताना चाहते हो? बताओ, सोचो, तुम किसी गैस के बारे में बताना चाहते हो, क्या क्या बताना चाहते हो? उसकी इंफॉर्मेशन बताओ। मज़ा नहीं आया? फिर से बहुत बढ़िया। वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में। तो ये सब जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है? कोऑर्डिनेट या क्वांटिटीज जो सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। क्या कहती है? हाँ, यानी कोऑर्डिनेट या क्वांटिटीज जो इन्फॉर्म करे, जो क्या करे? क्या हमें इन्फॉर्म करे सिस्टम के बारे में, क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज।
क्लियर? टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी, प्रेशर इज ए प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज ए, सुनाई दिया क्या? Yes. और सेट ऑफ प्रॉपर्टी, सेट ऑफ प्रॉपर्टी, सही है? सेट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब इनको मैंने एनालाइज किया, इनकी सारी प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, और लिख के मैं देख रहा हूँ कि अरे ये तो गया। तो सेट ऑफ प्रॉपर्टी से मैं इनके क्या बता रहा हूँ? स्टेट के बारे में बता रहा हूँ मम्मी पापा को। बच्चा हाथ से निकल गया, सही है? इसका मतलब मैं इसके स्टेट के बारे में बता रहा हूँ कि इसका स्टेट कैसा है। समझ गए स्टेट क्या होता है? सुधारा जा सकता है। समझ गए? घर ले जाइए। तो स्टेट मतलब समझ में आया? व्हाट इज स्टेट? किसी को सेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी सारी प्रॉपर्टी देख के ये लग रहा है कि 12:30 बजे 2 बजे आता है, 1 बजे, फिर दोस्तों के साथ नीचे पानी पीने चाय पीने जाता है, सही है? गेम एग्ज़ाम में सो जाता है, अदरवाइज बैठे बैठे गेम खेलता है। तो सेट ऑफ प्रॉपर्टी, समझ गए? ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कभी पेरेंट्स से बात हुई तो मैं क्या कहूँगा? हाथ से हाथ से निकल गया बच्चा, बच्चा हाथ से निकल गया। समझ गए? लंच के टाइम आता है, गेम खेलते हैं। सही? तो ये सेट ऑफ प्रॉपर्टी, सही है? और एक हो सकता है प्रॉपर्टी, और भी है 1-2, ऑनलाइन पढ़ता है, वो भी 1-2 प्रॉपर्टी, बच्चा हाथ से निकल गया। सेट ऑफ प्रॉपर्टी इज स्टेट, सेट ऑफ प्रॉपर्टी इज स्टेट एंड लोकस ऑफ, लोकस मतलब रास्ता, सेट ऑफ हाँ, लोकस ऑफ स्टेट इज थर्मोडायनेमिक पाथ। तो वो स्टेट कैसे चेंज हुआ, सही है? पहले महीने इतने नंबर पाया, दूसरे महीने इतने नंबर पाया, तीसरे महीने इतने नंबर पाया, चौथे महीने इतना नंबर पाया, स्टेट, समझ गए? या पहले महीने इतने नंबर पाया, दूसरे महीने इतने नंबर पाया, तीसरे महीने इतने नंबर पाया, स्टेट। तो स्टेट मतलब लोकस ऑफ पाथ, स्टेट। क्लियर हुआ बच्चों? एंड लास्ट, थर्मोडायनेमिक पाथ विथ फिक्स्ड प्रॉपर्टी, यानी हर एग्ज़ाम में फिजिक्स में नंबर 70% थे, 60% थे, फिक्स थे, 60%, 60%, 60%। तो जब एक प्रॉपर्टी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? यानी फिक्स्ड प्रॉपर्टी जब हो जाए, कैसी प्रॉपर्टी हो जाए? फिक्स्ड। जैसे प्रेशर हर जगह कांस्टेंट हो तो आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम हर जगह कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक प्रोसेस, टेम्परेचर हर जगह कांस्टेंट हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो प्रोसेस कब कहलाता है? हाँ, जब प्रोसेस क्या कहलाता है? समझ गए? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसमें पाथ कंस्ट्रक्ट समझ गए? जिसमें एक फिक्स प्रॉपर्टी हो जो पूरे प्रोसेस में सेम हो। तो ये जो प्रोसेसेस है तुम देखोगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कुछ फेमस प्रोसेसेस हैं, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट? आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक, वर्क डन 0, एंट्रोपी कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, वर्क डन आइसोमेट्रिक, एंट्रोपी कांस्टेंट आइसोएंट्रोपिक, हीट या एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट आइसो एंथैल्पिक एंड सो ऑन। समझ के कैसे क्वेश्चन बनते हैं? बोलो। तो ये सब होते हैं। इसके अलावा
एक बहुत फेमस प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसको समझने के लिए बहुत बढ़िया, कौन सा? क्वासी स्टैटिक। अभी तुमने बोला क्या ऐसा? ठीक है, कहाँ से आ गया, पढ़े तो बोली तो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस वो है जो जिसमें कोई लॉस नहीं होता, प्रोसेस में कोई भी लॉस नहीं होता, एकदम आइडियल तरीके से प्रोसेस किया जाता है। समझ गए? तो इसको रिवर्सिबल कहते हैं, क्योंकि लॉस अगर हो गया, जैसे मान लो किसी पिस्टन को तुमने कंप्रेस किया तो एनर्जी दो जगह गई, कंप्रेस करने में और प्लस आसपास फ्रिक्शन में, लॉसेस में। जब तुम वापस अगर मान लो उसको एक्सपैंड करने के लिए छोड़ोगे तो तुम्हारी एनर्जी जो वर्क में स्टोर हुई है वो तो वापस मिल जाएगी, लेकिन जो लॉस हुई वो वापस। इसका मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जब हमने दबाया तो अलग वर्क करना पड़ा और छोड़ा तो अलग वर्क। जितना दबाने पे उतना ही वापस मिल जाता तो हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। हाँ, प्रोसेस रिवर्सिबल। क्लियर? क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? समझ में आया? यस सर। तो प्रोसेस रिवर्सिबल कब होता है? जितनी एनर्जी लगाने पे उतनी वापस मिलेगी। समझ गए? तो जितना एनर्जी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। समझ गए? रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो ही ना। तो जितना कंप्रेस करने में लगा वापस करोगे तो उतना वापस मिल जाएगा। तुमने कंप्रेस किया किसी चीज़ को, या सिस्टम में ए से बी गए तो जितना वर्क किया, बी से ए गए तो उतना वापस मिल गया, यानी नेट वर्क क्या हो गया? एक तरह से जीरो। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ गए? लॉस कोई नहीं हुआ, जिससे प्रोसेस वापस रिवर्स हो पाया। लॉस नहीं हुआ तो रिवर्स हो पाएगा। सुनाई दिया? हैं? एग्जाम्पल स्प्रिंग। स्प्रिंग एक एग्जांपल मान सकते हो, आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग को एक रिवर्सिबल में तो इक्विलिब्रियम। लेकिन मैं बताऊँ ना दिक्कत क्या है, जब तुम स्प्रिंग को दबाते हो ना तो तुम स्प्रिंग को देख सकते हो, लेकिन आसपास के मॉलिक्यूल को जरा देखो। जब तुम दबा रहे थे तो आसपास के मॉलिक्यूल उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वर्क एनर्जी। आइडियल कोई प्रोसेस नहीं है, रिवर्सिबल कोई प्रोसेस आइडियली है नहीं। कोई प्रोसेस रिवर्सिबल आइडियली नहीं है। सुनाई दिया? डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल, एयर के मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाएंगे, कुछ तो हो ही जाएगा। तो आइडियल तो कोई नहीं, वैक्यूम में लेकिन हम पढ़ने के लिए वैक्यूम में भी करोगे तो भी भाई हम जो जानते हैं देखते हैं उतना ही है ना केवल, लेकिन फिर भी वैक्यूम में करोगे तो एक बार चांस है, सोच सकते हो। लेकिन हम जो जानते हैं, क्या पता कोई और फॉर्म में एनर्जी जा रही हो जो हमें ना पता हो। समझ गए? तो ये इसको अचीव यानी रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए, एक्चुअल तो नहीं हो सकता कुछ, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन अगर कोई प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे इन्फानाइट स्टेप्स में किया जाए, इन्फानाइट स्टेप्स में अगर किया जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, वेरी और वो स्लो। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं, इक्विलिब्रियम। हाँ, इक्विलिब्रियम मतलब तुम समझ गए भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम ना हो तो एनर्जी का लॉस होता है। तो मैंने कहा ना कोई एनर्जी का लॉस ना हो, उसके लिए इक्विलिब्रियम जरूरी। मैंने कहा ना कोई प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कोई लॉस ही ना हो, एनर्जी का कोई लॉस ही ना हो, क्या कहलाएगा ये? समझ गए? क्या कहलाएगा ये? रिवर्सिबल। तो वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस क्या कहलाएगा ये? वेरी स्लो प्रोसेस। वेरी स्लो प्रोसेस और इन इनफाइनाइट number of steps, each step in equilibrium। समझ गए? ये होता है कौन? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए क्वासी स्टैटिक पढ़ते हैं। याद रहेगा? मेरी बात समझ लो। रिवर्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स में किया जाता है। इनफाइनाइट स्मॉल इक्विलिब्रियम स्टेट्स में, स्टेप्स में, उससे एनर्जी का लॉस नहीं होता है।
इसलिए वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है वेरी क्लोज टू रिवर्सिबल प्रोसेस हो, याद रहेगा। और अपनी फिजिक्स में हम लोग जहाँ भी एनर्जी का लॉस नहीं पढ़ते, जहाँ भी एनर्जी का लॉस, चाहे जहाँ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, कहीं पे भी अगर एनर्जी का लॉस नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है, यानी क्वासी स्टैटिक है, इनफाइनाइट स्टेप्स में है। जैसे मान लो एक कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ के चार्ज उसके ऊपर भेज रहे हैं, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ के चार्ज उसके ऊपर भेज रहे हैं, तो एक तरीका है कि इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स में भेजो, और एक है कि फट से भेज दो। फट से भेज देने से एनर्जी लॉस होगी, और इनफाइनाइट स्टेप में भेजने पे एनर्जी लॉस नहीं होगी। पक्का? यानी अगर कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज, कैपेसिटर थोड़ा आइडिया समझना था, कैपेसिटर बस एक बॉडी जिसको V वोल्ट दिया, उसको अगर छोटे छोटे स्टेप्स में करोगे तो वह केवल जो एनर्जी है वो स्टोर होगी, लॉस नहीं होगी। कुछ समझा पाया हूँ? तो ये सब प्रोसेस हो गया। क्या सबको क्लियर हो गया ये सब? अब क्या है इसके बाद? तो हीट अगर लिखने को आएगा तो कर लोगे भाई डिफिनेशन। अब इसमें से क्या आ सकता है? व्हाट इज हीट, व्हाट इज क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, है ना? ये सब आएगा ना। व्हाट इज स्टेट, डिफाइंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर कोऑर्डिनेट्स या क्वांटिटीज विच टेल अस अबाउट सिस्टम। तो वो सब जो मैंने लिखा है पूरा एकदम रट लेना बच्चों, रटो, अभी बैठ के रट लेना, आधे घंटे में काम खत्म करो, सही? अच्छा, जबकि मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि मैं फिर से पढ़ाना है ऐसा लग, तुम समझ रहे हो सब कुछ चल रहा है उसमें, क्लियर? अब बात आती है जीरोथ लॉ स्टेटमेंट, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी A किसी बॉडी B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई बॉडी A B के साथ किसमें है? एंड A C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। A थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B A थर्मल इक्विलिब्रियम विथ C के साथ, देन B और C भी, देन B एंड C विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लिख लोगे? तो इफ दिस एंड दिस देन दिस, समझ गए? बोलो, इफ A इज इन थर्मल, जीरोथ लॉ आएगा लिखने को, हो गया। एक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम। तुम खुद सोचो, A का B के साथ टेम्परेचर सेम है और A का C के साथ टेम्परेचर सेम है, तो B और C का भी तो टेम्परेचर सेम होगा। तो इसको टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? हाँ, दिस प्रिंसिपल या लॉ इज यूज्ड इन व्हाट? हाँ, टेम्परेचर measurement. This law is used in temperature measurement. सुनाई दिया? बोलो बच्चों, टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है इस लॉ को। कैसे? मैंने कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और मैंने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया कि जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो इसका प्रॉपर्टी ये होती है। अब वो मर्करी का लेवल हो या कोई भी प्रॉपर्टी हो, सही? तो जब मैंने उसको इस ऑब्जेक्ट पे टच कराया और मर्करी का लेवल वही है, तो बता सकता हूँ कि जब 100 पे था तब लेवल ये था, तो अभी भी अगर उसी लेवल पे है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या है? 100। ऐसे मेजर करते हैं। तो इसमें किस पे मेजर करते हैं? इसी लॉ से ना। जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ये भी है, अरे इसके भी है, इसके भी है, तो आपस में भी होगा। तो ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में तो ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और ये इसके थर्मल इक्विलिब्रियम में तो वही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों सेम टेम्परेचर हो। समझिए कैसे मेजरमेंट होता है? कर लोगे? पक्का समझ में आया? तो जीरोथ लॉ समझ में आ गया बच्चों? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जरा बताओ तो बच्चों, मान लो इस कंटेनर में ये जो अपना कमरा है इसमें मॉलिक्यूल भरे हैं, ध्यान से सुनो, और तुम उसको कहीं से एनर्जी दे रहे हो, मॉलिक्यूल को कहीं से एनर्जी दे रहे हो। तो मॉलिक्यूल्स को कहीं से अगर एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी
इस दीवार, ये दीवार फ्री, सही है, तो वो एनर्जी मान लो नीचे से, यहाँ से नीचे से गर्म कर रहे हो या हीट दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, सही है, तो क्या कर रहा है वो बताओ, वो लेके हीट या एनर्जी लेके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा, करेगा, वाइब्रेट करके इन दीवारों पे मारेगा और इस दीवार पे भी मारेगा, ये दीवार कहीं जाएंगे नहीं, तो क्या एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी कि नहीं होगी, वाइब्रेट करने के कारण होगी ना, होगा कि नहीं, Yes. और इसमें भी मारेगा तो वाइब्रेट करने के कारण भी होगी और हीट के कारण मूवमेंट के कारण भी होगी। फिर से इस दीवार से, ज़मीन से तुमने हीट दिया इस कमरे को, मॉलिक्यूल ने वो एनर्जी ले ली और लेके एकदम जोर से भागने लगे इधर उधर, मैं तो सुपरमैन हूँ, वो मॉलिक्यूल लेके सारी दीवारों पे टक्कर मारे, सारी दीवार पे क्या मारे, टक्कर, तो सारी दीवारों पे अगर टक्कर मारे वो मॉलिक्यूल तो क्या हुआ, सारे मॉलिक्यूल दीवारों पे टक्कर मारने पे हर दीवार पे टक्कर लगी, तो 5 दीवार को मैंने फ्री नहीं किया था, तो वो दीवार के मॉलिक्यूल तो क्या करने लगे, वाइब्रेट, क्या करने लगे, वाइब्रेट, और वो अपनी एनर्जी दूसरे को दी, अपनी एनर्जी दूसरे को दी, अपनी एनर्जी दूसरे को दी और करके बाहर एनर्जी ट्रांसफर कर दिए ड्यू टू वाइब्रेशन। बोलो बोलो, लेकिन ये दीवार का क्या हुआ, इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी किए और मूव भी किए, इसके मॉलिक्यूल मूव वाइब्रेट भी किए और तो वाइब्रेट भी किया और मूव भी किया, तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी गई इसने जो ट्रांसफ़र किया 2 तरीके से किया, हीट ट्रांसफर एंड वर्क। इसका मतलब जो भी हम एनर्जी देते हैं मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी रहती है, अगर क्लोज सिस्टम ऐसे है तो मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी रहती है वो कैसे ट्रांसफर होती है बाहर, वर्क और बहुत बढ़िया, सुनाई दिया। इसका मतलब जो एनर्जी हम देते हैं, एनर्जी जो हम देते हैं वो 2 जगह जाता है, वर्क में और हीट में जाता है ना। लेकिन फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में देखना यही है, केमिस्ट्री में यही है बच्चों, समझ गए। इन केमिस्ट्री, फिजिक्स में हम लोग इस वर्क को जो सिस्टम कर रहा है उसको नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ पे W को -Q रखेंगे और वो उधर चला जाएगा तो Q = डेल्टा U + W हो जाएगा फिजिक्स में। यानी ये अगर फिजिक्स में हम करेंगे तो एनर्जी जो हमने दी उसके कारण वर्क उसने बाहर दे दिया, जो एनर्जी दी उसके कारण जो वर्क हो तो सिस्टम से बाहर चला गया, इसलिए वो एनर्जी को घटा देता है। बोलो बोलो, सही ना, और प्लस Q। तो हम जब फिजिक्स में लेते हैं तो इसको माइनस लेते हैं, जब सिस्टम वर्क करता है तो, सॉरी 1 मिनट क्या हो गया, वर्क जो करेंगे, एक छोटी सी चीज़, हाँ आराम से, मैंने देखना चाहिए। नहीं कोई बात, फिर से बता देता हूँ, टेंशन ना लो, आराम से सुनो 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 सुनो, फिर से वापस इधर देखो, ये सिस्टम है, इसको मैंने यहाँ से हीट दिया, क्या दिया, ये हीट लेके मॉलिक्यूल की अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी ना, और साथ में वर्क हुआ, समझ गए। ये 2 हुआ, ये किस में है, फिजिक्स में, समझ गए। लेकिन इन केमिस्ट्री हीट मैंने दिया, उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, ये सिस्टम के पास था, और इतना वर्क जो हो गया वो सिस्टम से कम हो गया, फिर क्या हो गया, हाँ कम हो गया, सुनाई दिया। तो इस तरह से Q + W = डेल्टा U ऐसा हो गया ये केमिस्ट्री में, यानी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। केमिस्ट्री किसकी बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स में सिस्टम जब वर्क करता है तो हम उसको प्लस मानते हैं क्योंकि हमने सिस्टम को वर्क के लिए बनाया, और केमिस्ट्री में उसको क्या मानता है, माइनस, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी लूज करता है। दो सोच में अंतर देखो, फिजिक्स वाले ने एक सिस्टम इसलिए बनाया कि वो मेरे लिए वर्क करे और मुझे उस वर्क का फ़ायदा हो, सुनाई दिया, समझ गए। लेकिन केमिस्ट्री ने क्या कहा, वो सिस्टम को एनालाइज करता है, वो वर्क नहीं करने के लिए बोल रहा है, वो सिस्टम को एनालाइज करता है, और जब सिस्टम को एनालाइज करता है तो कहता है कि जब एनर्जी तुम्हारी घटेगी तो माइनस हो जाएगा और बढ़ेगी तो प्लस। तो अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, घटेगी, तो माइनस हो जाएगा, उसका वर्क क्या लेंगे, माइनस। तो केमिस्ट्री में अगर सिस्टम वर्क करता है, सिस्टम वर्क,
तो एनर्जी क्या लेते हैं, वर्क क्या लेते हैं, नेगेटिव। और सिस्टम पे कोई वर्क करेगा तो मैं उसको एनर्जी दे रहा हूँ, यस सर। तब वो प्लस लेंगे। एक में फिर से सुनना, हीट एब्जॉर्ब और एक में हीट इवॉल्व। एनर्जी बढ़ रही कि घट रही है? अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव प्रोसेस, Positive। समझ गए? एनर्जी घट रही है तो नेगेटिव, किस में, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में क्या कहता है, फिजिक्स ये कहता है कि मैं तुम्हें हीट दूं तुम मुझे वर्क दो, ऐसा कहता है फिजिक्स। क्या कहता है फिजिक्स? मैं तुम्हें हीट दूं तुम मुझे वर्क दो। सुनाई दिया? किसने कहा था ये? मूवी के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें किसने दिया, किसने कहा था? बता। सुभाष लाल चंद्र, शास्त्री। सुभाष चंद्र बोस। कहते तुम लोग 10th में भी कुछ नहीं पढ़ के आए हो। सर बचपन में पढ़े थे? फ्रांस का पढ़ा है। हाँ ये- सर। ये उसका वाली reason ही नहीं है। सुनो, ये वाली जो चीज़ है मैं सालों से पूछता आ रहा हूँ, मेरे किसी वीडियो में तुम देख लोगे, सब कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो मैं कहता हूँ कि नहीं मैं। इस बार आवाज़ ही नहीं कि सुभाष चंद्र बोस, तो मैं उसी को करेक्ट करते रह गया। इससे पहले ये सेंटेंस मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि मैं मैंने सिस्टम के लिए बोला मैं तुम्हें हीट दूँ तुम मुझे वर्क दो, समझ गए? मैं तुम्हें हीट दूँ मतलब पेट्रोल दूँ, तुम मुझे वर्क दो, ले चलो। बाइक, कार, है ना, ये बोलता हूँ। अब मैं पूछता हूँ बच्चों से कि किसने बोला था, सब बोलते थे सुभाष चंद्र बोस, तो मैं कहता नहीं मैंने बोला ये। इस बार मौका नहीं मिला। चलो ठीक है, मतलब मुझे समझ में आ गया कि केवल फिजिक्स ही कम समझ में नहीं आ रही है, हिस्ट्री सब कम समझ में आई है पिछले इंडियन दिनों। हिस्ट्री पढ़ाते ही नहीं है। अरे बहुत कॉमन है। फ्रेंच, यूरोप, वेस्ट। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चलो हो गया, इधर सुनो। तो तुम क्या गलती तो नहीं करोगे ना, इत्मीनान से सोच लेना। मैंने एक लाइन बोली तुम मुझे केमिस्ट्री में, हाँ वो सही है, केमिस्ट्री में पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। अगर सिस्टम कुछ भी ऐसा कर रहा है, सिस्टम के लिए कुछ भी ऐसा हो रहा है कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव लगेगी, समझ गए? और कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें नेगेटिव लगे तो क्या करेंगे? यूज़ करें। तब अगर लॉस एनर्जी का हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे, बस खत्म। सही है? यानी कोई सिस्टम है, मैं उसके ऊपर वर्क करूँ, मैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? अरे बोलो, मैं तुम्हारी धुनाई करूँ, अगर मैं 2-4 फैट मारूँ तो एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? एक सिस्टम के ऊपर मैं खड़ा हो जाऊँ तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ यानी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, सुनाई दिया? और सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी घटेगी, याद रहेगा? ये केमिस्ट्री में है। कैसे भी, किसी भी तरीके से अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव लोगे, किसी भी तरीके से, हीट देने से, कुछ भी करने से, अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव लोगे। फिजिक्स में लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिक्स में हीट देना पॉजिटिव और वर्क लेना पॉजिटिव। यानी हीट तो देना पॉजिटिव, वो तो वही एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन वर्क लेना पॉजिटिव, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि मैंने वर्क के लिए बनाया सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ने के लिए नहीं बनाया। किस लिए बनाया? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है सारा खेल। कोई कन्फ्यूजन? हो गया, हो गया? अब नहीं फर्स्ट लॉ में वर्क निकालना बाकी है। वर्क देख लो बच्चा, वर्क के, लेकिन अब मैं और नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत देर हो गए। अभी फिर मेरी क्लास है अभी 1:30 बजे से, उधर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैं तो पकड़ हो जाऊँ। वर्क में ब्रॉडली 2 केस है बच्चों, याद कर लेना ना। एक आइसोथर्मल, चलो स्कूल लेवल पे बता देते हैं ना, तो 3 केस कर लेते हैं। फिर एक्चुअल में 2 केस जब मैं पढ़ाऊंगा तो 2 केस, लेकिन वो प्रोसेस बताना पड़ेगा। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये 2 तो फेमस हैं, लेकिन कोई भी प्रोसेस जनरल पीडीवी है। थोड़ी देर पहले हमने कहा था पीडीवी डिस्प्लेसमेंट वर्क है ना, इंटीग्रेशन, तो जनरल प्रोसेस पीडीवी है, सही है? तो आइसोथर्मल में हमारा वर्क डन का डेरिवेशन मेरे ख्याल से नहीं आएगा, डेरिवेशन nRT log V2/V1। आइसोथर्मल तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो एक सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख के उसका वॉल्यूम को तुम दबा रहे हो, वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? तो वॉल्यूम को दबा के V2 कर दे रहे हो V1 से, तो वर्क डन ही होगा। समझ गए? एडियाबैटिक में जो वर्क डन होता है वो होता है nR T1 - T2 over
गामा -1। अब गामा क्या है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। वो सब क्या है? थोड़ी दिक्कत की बात है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में के बजाय केटीजी में, केटीजी नहीं आ रहा है कोर्स में, काइनेटिक थर्मल गैसेस नहीं सर। नहीं ना, तो अब ये कैसे पढ़ाएंगे? जहाँ पे गामा है CP/CV, तो पूरा पढ़ाना पड़ जाएगा, बीच में थोड़ी दिक्कत है तो आएगा नहीं फिर ये स्कूल लेवल पे। क्यों? जब ये नहीं पढ़ा है तो गामा वामा नहीं पढ़ाया होगा, केटीजी में पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ओके ठीक है। अदरवाइज PdV करके सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा, सही। और PdV करते समय एक इक्वेशन आता है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत रहेगी, तुम रटना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो ना, एक दिन में हम खत्म करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। PV = nRT, ये इसको कहते हैं गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं? गैस इक्वेशन मतलब गैस के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला इक्वेशन। गैस के बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर है? प्रॉपर्टीज़ कौन है? P, V और T को कनेक्ट करने वाला, आपस में कनेक्ट करने वाला इक्वेशन। PV = nRT, सही। यस मैं इसका नाम क्या दिया हूँ पता है? सूर्य भैया। ये इस चैप्टर के हेल्पर है। हेल्पर समझ रहे हो? इस चैप्टर का ये जो है हेल्पर है, यानी इस चैप्टर में कहीं भी तुम्हें दिक्कत हो तो तुम किसको बुला लोगे? सूर्य भैया। और सूर्य भैया कौन है? PV = nRT, याद कर लो। हाँ, तो इस चैप्टर के सूर्य भैया हैं ये, समझ गए? याद कर लो, PV = nRT। क्लियर? यस तो ये 3 वर्क का 2 तो रट ही लेना बच्चों, ये रट तो लेना ही, समझ गए? गामा CP/CV नहीं पढ़ा है क्योंकि अलग चैप्टर है वो, लेकिन इतना हो गया, सही। क्लियर? तो हीट समझ में आ गया, वर्क समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया। ये फर्स्ट लॉ, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को शो करने वाला इक्वेशन। ओके, तो इतने से इसको रट लेना ना, रट के बस फिलहाल एक बार देखो। लेकिन शुरू में जो बताया कुछ भी नहीं छोड़ा है, शुरू में प्रॉपर्टीज़